नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी, जिन्होंने हाल ही के अंदर राजस्थान के होने वाले एक ऐसे इवेंट को अपने नाम किया है जिसे मिसेज राजस्थान का खिताब इन्होंने जीता है। और अब बारी है और हम शुभकामनाएं भी देंगे मैडम आपको कि मिसेज इंडिया पे भी आपका कब्जा हो। तो एक बार आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लगा आपका जब ये अवार्ड आपको मिला? जब भी हम कोई अचीवमेंट करते हैं लाइफ में और वो अचीवमेंट कुछ ऐसा होता है कि आप एकदम से सेलिब्रिटी वाली स्टेटस या फीलिंग आपको आने लग जाती है, तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस इमोशन को, उस फीलिंग को। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि एक बार को जग जीत लिया, पर ठीक है, हमारे पैर अभी जमीन पर ही हैं और क्योंकि आगे भी तैयारी करनी है, आगे नेशनल लेवल पे जाना है, सो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ मैं अभी। आप तो पेशे से डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, फिर अचानक आपको ये क्या शौक पहले से था कि अचानक ही आपकी भी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी कुछ टैलेंट अगर मेरे में है तो आगे आना चाहिए? हाँ, आप मतलब जब मैं अपने स्कूल में थी तो मुझे वहाँ पे मिस स्कूल चुना गया था और 2 बार चुना गया। फिर कॉलेज में जब मैं एसएमएस में आई थी तो मिस फ्रेशर चुना गया था। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी तो है कि मैं एक पेजेंट में पार्टिसिपेट करके कुछ अच्छा उसमें अचीव कर सकती हूँ। सो मेरे बच्चे हैं तो मेरे बेटे को भी इस बारे में पता था। तो जब हम मिसेज राजस्थान का एक दिन मैं वेबसाइट चेक कर रही थी, तब उसमें मेरे बेटे ने फॉर्म देखा है, उसने मुझे बोला कि मम्मी आपको ये फॉर्म फिल करना है एंड आपको पार्टिसिपेट करना है। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा इंटेंशन था पार्टिसिपेशन का नहीं था, पर हाँ क्योंकि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड रही हूँ शुरू से, तो वेबसाइट चेक करना या देखना एक शौक होता है कि हाँ कभी मन में करेंगे। लेकिन जब उसने उस चीज़ के लिए बहुत फोर्स किया या उसको मतलब लगा कि नहीं करना ही चाहिए, तो उसका मन रखने के लिए ज़रूर मैंने वो फॉर्म फिल किया था और फिर यहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। जी। कितने लोगों ने राजस्थान से इसमें हिस्सा लिया? राजस्थान के जो सिटीज हैं, जैसे अजमेर हो गया है, जोधपुर हो गया है, कोटा हो गया, ऐसे अलग अलग सिटीज में ऑडिशंस इन्होंने रखे थे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, और वहां से जो भी इन्होंने गर्ल्स को सिलेक्ट किया, लेडीज को सिलेक्ट किया था, उनको इन्होंने जयपुर में 3 दिन के फिनाले के लिए आमंत्रित किया था। सो ये फिनाले 24, 25, 26 फरवरी को हुआ था। तो उस 3 दिन के फिनाले में हर तरीके से परखा जाता है, हर कसौटी पे आपको देखा जाता है, उसके बाद में ही चुना जाता है आपको। जी। तो राजस्थान में आपका फाइनल? जी, जो मिसेज इंडिया राजस्थान है उसका फिनाले जयपुर में था। अब जो मिसेज इंडिया होगा आगे, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो चेन्नई में होगा। जी। तो जयपुर में कितने लोग पहुंचे थे, कितने राउंड हुए आप लोगों के? हम लोगों के जो जयपुर में 30 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट करके ऑडिशन के लिए, मतलब फाइनल के लिए बुलाया था। तो सबसे पहले इन्होंने हमारा राजस्थानी ट्रेडिशनल वेयर राउंड रखा था, जिसमें हमें राजस्थान के किसी भी अंचल की कोई भी वेशभूषा को लेकर आना था और उसी के हिसाब से पूरा गेटअप था। फिर इन्होंने हमें स्पोर्ट्स राउंड में एक रखा, जिसमें हमें स्पोर्ट्स वेयर पहनना था और कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व किया था इन्होंने। फिर इसी तरीके से एक इंटरव्यू राउंड था कि आप कैसे अपने आप को एक इंटरव्यू में बेस्ट प्रेजेंट करते हैं अपना। वो टैलेंट राउंड कह सकते हैं उससे? नहीं, टैलेंट राउंड अलग था वो भी। जी। टैलेंट राउंड में आप वो केवल आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे कि आप किस तरह से बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बात करते हैं, या मतलब कभी जब उनकी जो होने वाली ब्यूटी क्वीन है वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगी। सो जो टैलेंट राउंड था उसके अंदर सारी प्रतिभागियों को अपनी अपनी जो भी बेस्ट है उनका टैलेंट वो प्रेजेंट करना था। सो मैंने उसमें अपना चरी डांस किया था, जो कि राजस्थान का है। हाँ, कॉस्ट्यूम भी अपने राजस्थान का चुना? बिल्कुल। मैं एक्चुअली राजस्थानी जो परंपरा है और जो वेशभूषा है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अपना जो कलरफुल कल्चर है उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उसको मैं खुद पहनती भी हूँ बहुत ज्यादा। कोई भी फेस्टिवल होगा तो आप मुझे पूरा राजस्थानी गेटअप में देखेंगे कभी भी। सो मेरे लिए वो था कि मुझे तो पहनना ही है, तो अलग अलग डिफरेंट मैंने अपने राजस्थानी ड्रेसअप्स बनवा रखे थे इसके लिए। जी। स्पोर्ट्स में क्या चुना आपने? स्पोर्ट्स में मैंने योगा किया था, सूर्य नमस्कार। गुड। पहले से करते हैं? जी, योगा मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। सेहत भी बता रही है आपकी। थैंक यू। हाँ, अनुपमा जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका
बचपन कहाँ पे निकला, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक थोड़ा सा आपके। मेरा जन्म कोटा में हुआ था और वहीं की मेरी स्कूलिंग है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सराफा व्यवसायी हैं, उनका ज्वेलरी का काम है। तो फैमिली हमारी काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, एक पारंपरिक टाइप की फैमिली है जिसमें गर्ल्स की यूजुअली जल्दी शादी हो जाती है। पर चूंकि मेरी जो माँ है उनका शुरू से एक सपना था कि उनकी बेटियां डॉक्टर बने। हमारे परिवार में कभी किसी ने इतनी एजुकेशन नहीं ली है कि भाई कोई भी प्रोफेशनल उसमें गया हो हमसे पहले। सो उन्होंने फिर उनका जो ड्रीम था, मेरी बहन ने सबसे पहले प्री मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद में मैंने प्री मेडिकल क्लियर किया। तो उनका जो दोनों को डॉक्टर बनाने का सपना था वो उनका पूरा हुआ। और वो हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है मेरे को किसी भी चीज़ में लेके, जैसे स्पेशली डांस हुआ या कोई भी अदर एक्टिविटी है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शुरू से बहुत एक्टिव थी, जैसे कि डांस तो मेरा पैशन है ही, उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव हूँ। मैं क्रिकेट भी खेलती हूँ और बैडमिंटन, चेस भी खेलती हूँ। उसके अलावा मैं लिखती भी हूँ पोएम्स वगैरह जब भी मेरा कुछ दिल करता है। और उसके अलावा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ। मैंने पेंटिंग्स वगैरह भी काफ़ी बनाए हुए हैं। तो जब भी टाइम मिलता है, कुछ होता है, तो क्रिएटिविटी शुरू बचपन से थी और मेरी मम्मी ने हमेशा उस पर इंकरेज किया, तो वो बढ़ पाई। इसके लिए सारा क्रेडिट तो माँ को ही जाता है और डेफिनेटली पिता तो हमेशा एक बैक सीट पे रहते हैं, पर मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। और उसके बाद में फिर 97 में मैंने जब प्री मेडिकल किया तो मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, बीडीएस में। फिर बाद में हमारा कॉलेज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में शिफ्ट हो गया। फिर मैंने 2004 में एमडीएस में प्रवेश किया और मुंबई से मैंने अपना एमडीएस किया है। मैं एक एंडोडोंटिस्ट हूँ जो कि रूट कैनाल में स्पेशलिस्ट होते हैं और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट में वो स्पेशलिस्ट होते हैं। सो मेरा क्लिनिक है मेडिस्पा डेंटल हॉस्पिटल, अभी एट प्रेजेंट वैशाली नगर जयपुर में है। चलिए, आपने अपने जो परिवार के लोग हैं उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा। 2 बहनें हैं आप? दोनों और एक भाई है हमारा। अच्छा, हाँ। तीनों भाई डॉक्टर बिजनेस में हैं? है। ओके, तो बहनों ने पढ़ाई की है। हाँ, वो भी डॉक्टर हैं? वो भी डॉक्टर हैं, वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ही है। जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपको कि क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे अभी पहुंची हैं वो एक कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आप जिस पेशे से हैं मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। जी बिल्कुल। आप एक माँ भी हैं, आपके बच्चे हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप अपने एक प्रोफेशनली जिस जॉब को आप करती हैं वो भी है। टाइम मैनेज कैसे करती हैं फिर? टाइम मैनेज हो जाता है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज को लेकर, एक पैशन होता है कि मुझे ये करना है। जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज होती है कि हमें लगता है इसके बिना हम अधूरे हैं, तो सब चीजें फिर अपने आप सेटल हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है दिव्यश जो 9 साल का है और बेटी है नीहू, वो 2 साल की है। सो बच्ची तो बहुत छोटी है मेरी डेफिनेटली, पर फैमिली का सपोर्ट रहता है, सो चीजें मैनेज हो सकती हैं। जो आपकी बात है, और अक्सर मैं जो जनरल महिलाओं से सुनता हूँ, पारिवारिक सपोर्ट मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है। ये पारिवारिक सपोर्ट सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, जिंदगी में हर मोड़ पर आपको परिवार का साथ चाहिए, क्योंकि जब वो प्यार जिससे जिंदगी परिपूर्ण होती है वो तो आपको चाहिए होता है। तो जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो सपोर्ट आपको मिलता है। आप भी हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं। बस किसी भी चीज में जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा परिवार अगर हमारा होता है हर कंडीशन में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है अनुपमा जी, यहाँ पे राजस्थान में अभी चलिए पिछले कुछ वर्षों से ये एक शुरू हुआ है कि यहाँ पे मिस राजस्थान, मिसेज राजस्थान या फिर कुछ ऐसे पेजेंट्स होने लगे हैं कि जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए या यहाँ से लोगों को तराश के और अपने प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं। लेकिन कुछ मूवी जो एक्सपोजर जो महिलाओं को मिलना चाहिए एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह में, मुझे लगता है कि उसका काफी अभाव है। तो ये कुछ आप लोग ऐसा जो आपको अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो थोड़ा आगे उनको बढ़ा सकें, क्योंकि यहाँ के चाहे स्मिता बंसल हो या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं बच्चियां हैं जो वास्तव में देश में अपनी पहचान रखती हैं, लेकिन राजस्थान में उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं। अगर यही सब चीजें साउथ में होती हैं तो उन्हें एक बड़ा वो मिलता है।
देखिए, चीजों को, हर चीज को टाइम लगता है। राजस्थान शुरू से एक बहुत ट्रेडिशनल स्टेट माना जाता रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत ट्रेडिशनल हैं, तो उनकी मानसिकता है कि ग्लैमर में, फैशन में जाएंगे तो वो समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाएगा। यानी कि सीधा पुरुष प्रधान मानसिकता है, ये कह सकते हैं? नहीं, ये पुरुष प्रधान मानसिकता नहीं है। अगर आप बीइंग ए लेडी भी किसी से पूछेंगे तो उनका भी यही सोचना है। ये बेसिकली मानसिकता परंपराओं से जुड़ी हुई है। हमारी परंपराएं शुरू से ऐसी रही हैं कि भाई फैशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो अगर आप मुंबई जाएंगे और अगर आप राजस्थान के बारे में एक धारणा देखेंगे तो वहां पे यही धारणा है कि राजस्थान बहुत पारंपरिक पिछड़ा हुआ राज्य है इस चीज के लिए। पर देखिए, परंपराएं होना अच्छी बात होती है, पर किसी भी चीज को बिना जाने परखे उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसा सुना है या ऐसा हमें बड़ों ने बताया है, वो थोड़ा परिवर्तन तो सभी को करना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सोच बदल रही है ये? बिल्कुल सोच बदल रही है। और मतलब फैशन इंडस्ट्री अब ऐसी नहीं रही है कि सिर्फ जिसमें मुंबई ही जाना पड़े आपको हर काम के लिए। हाँ। हर जगह ये चीज डेवलप हो रही है। फैशन सेंस, अब आप हमारे राजस्थान में, जयपुर में देखिए कितने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं। यहाँ पर काफी बड़े बड़े नाम हैं जो कि जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल इस वजह से आपसे ये कि अक्सर किसी मूवी में देखिए आप, बहुत सारी ऐसी मूवीज होंगी जिसमें राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के यहाँ की जो जगह हैं, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उसमें जगह मिलती है आपको। अगर गाना भी कहीं पे उसको पिक्चराइज किया जाता है तो राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स को काफी देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ उस धरोहर को कुछ कमी है यहाँ पे, या माहौल नहीं बन पा रहा है? माहौल इसलिए नहीं है ना क्योंकि हम लोग उस फैशन इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं है। हम जब तक ये धारणा नहीं तोड़ेंगे कि फैशन इंडस्ट्री भी करियर के तौर पे अगर देखा जाए, मतलब अगर हम अपने घर में किसी बच्चे को अगर वो बोलता है कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है या मॉडल बनना है, तो हम ये बोलते नहीं बेटा, आपका करियर है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना, इस तरीके से। तो जब तक ये मिथ नहीं तोड़ा जाएगा कि करियर सिर्फ एक पढ़ाई वाला ही नहीं होता है, और फैशन के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमारे यहाँ पे फैशन से रिलेटेड या जो डिजाइनिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स बहुत ही कम है, और अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं तो वो सिर्फ जयपुर में सिचुएटेड है। राजस्थान की किसी भी सिटी में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। या एक्टिंग स्कूल्स, आप बताइए कोई एक्टिंग स्कूल है राजस्थान में? कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है प्रॉपर, कोई ऐसा चैनल नहीं है ना जिसके थ्रू बच्चे अपने आप को तराशें और आगे बढ़ें। कभी भी जैसे कोई इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं जिसमें गाना है या बजाना है या डांस है, मैं तो कहूंगा कि राखी का स्विमर और वो था तो भी राजस्थान के लड़के बच्चियां ये वहां तक पहुंचे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म का अभाव, आपका ये कहना है? हाँ। चलिए, डॉक्टर अनुपमा के साथ में एक मुलाकात जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी, जो इसी वर्ष 2018 में ही सितंबर या जुलाई में होने वाले और मिसेज इंडिया में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। हाल ही में इनका चयन हुआ है और राजस्थान के लिए ये खिताब जीता है। डॉक्टर अनुपमा, हम बात कर रहे थे राजस्थान में ऐसे प्लेटफॉर्म की, आप भी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची हैं और मुझे लगता है कि कहीं से तो कोई शुरुआत करता है अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागृति के लिए। तो कुछ सोचा आपने? क्योंकि आपसे जो बातों से निकल के आ रहे हैं कि देखिए, करना कोई भी कुछ चाहता है तो कर सकते हैं, और हम सोच के बैठे हैं कि नहीं बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, तो नहीं कर सकते हैं। आप कुछ सोच रही हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसी चीजें हो, क्योंकि आपको भी एक ये बैनर मिला है? मेरे को जब इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंची हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी है। अगर मुझे फर्दर जैसे इंडिया को में जाना है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है, सो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि वहाँ सारे विनर्स आने वाले हैं। हाँ, सारे स्टेट्स के, रीजन जोन्स के भी होंगे, वो सारे विनर्स वहाँ आने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करे आपको, या कोई मॉडलिंग में आपको, वॉक में आपको हेल्प करे, या मेकअप में आपको वो करे। सो ये सब एक इंडिविजुअल छोटे लेवल पर है। कोई ऐसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो होता है, या अगर प्राइवेट भी होते हैं वो भी
काफी कम है, मतलब उस लेवल के शायद नहीं है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस बड़े लेवल को अगर हम जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने तो हमें वो चाहिए। सो फिर इसके लिए आपको या तो मुंबई जाएं या हम दिल्ली जाएं या कोई पर्सनल ट्यूशंस लें, सो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है चीजें। तो मेरा एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि देखिए आप डॉक्टर हैं, आपका अपना क्लिनिक है, हॉस्पिटल है और आप इस खर्चे को वहन भी कर सकती हैं। टैलेंट बहुत सारे लोगों में हो सकता है, लेकिन ये जो सब चीजें है ग्लैमर की दुनिया महंगी भी बहुत है, बहुत महंगी है। तो आपने बात सही पकड़ी है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वास्तव में टैलेंट को आगे लाने के लिए कुछ ऐसा चैरिटी हो या कुछ लोग हेल्प कर सकें कि हाँ हमें अगर कहीं कुछ लगता है, बात एक केवल ये ग्लैमर की दुनिया की नहीं, बहुत सारे ऐसे वो हैं। क्योंकि हमारे साथ पिछले दिनों शताब्दी अवस्थी हमारे साथ बैठी हुई थी, दोनों पांव उसके पैरालाइज हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका जो जज्बा है, लोगों ने उसकी हेल्प की है, उसे बढ़ाया आगे। तो इंडिया का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे रोशन किया। तो ऐसी कुछ चीजें ग्लैमर की दुनिया में भी आनी चाहिए, अगर किसी में टैलेंट है तो उसको आगे लेके आ सकें। बेसिकली क्या है कि ग्लैमर इंडस्ट्री को लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, वही हमारी मेंटेलिटी उसी टाइप से है। उनको लगता है कि एक शौकिया तौर पे लोग करते हैं जी। मतलब उनको जब शौकिया तौर पे आप कोई चीज कर रहे हो तो उसके लिए लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग सपोर्ट करेंगे कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आप सच में देश का नाम कहीं बाहर जाके रोशन कर रहे हैं या स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। बात वही है ना, ग्लैमर इंडस्ट्री को भी दूसरा दर्जा दिया जाता है, बहुत उसकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं है अभी। मैं बीइंग अ डॉक्टर क्योंकि यहाँ बनी हूँ, तो वो एक मिशन जो होता है एक डॉक्टर का एक ब्यूटी पेजेंट जीतना, वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरी खुद की जो फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर कम्युनिटी है, वो इस चीज पे बहुत गर्व महसूस कर रही है कि आप एक डॉक्टर होने के बाद भी ये पेजेंट आपने जीता है, जो कि एक्सक्लूसिव ये माना जाता है कि सिर्फ फैशन से जुड़े लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। देखिए ये जो मिसेज इंडिया लेवल है ना, ये कोई मॉडल हंट नहीं है, इसमें आपको कोई मॉडल नहीं चूज करते हैं वो लोग, इसमें वो चूज करते हैं रोल मॉडल, ओवरऑल आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और एक रोल मॉडल। मतलब कि जब भी कोई लेडी आपको देखे तो वो लेडी को ये लगे कि अरे ये बन गई है, मैं भी बन सकती हूँ। पिछले कुछ समय से आप हैं, आपसे पहले जो रही होंगी मिसेज राजस्थान, उनसे पहले कुछ रहे होंगे, तो आप लोग कुछ एक क्लब करके या कुछ इस तरह से कि चलिए हम लोग भी कुछ आगे बढ़ा सकें, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म में है, वो अपना एक पहचान इंडिया स्तर पे रखते हैं, उनको एक बैनर मिला हुआ है, वो कर सकते हैं जी। लेकिन किसी को आगे लेकर के आने में तो आप भी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या कुछ जैसे आपने कहा कि एक एकेडमी का या अभाव है यहाँ पे खुलना चाहिए, तो इस तरह की कुछ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अपने को उतना ही समय देना पड़ेगा, ये भी एक फुल टाइम प्रोफेशन हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ कि अगर कोई ऐसे आगे आके मेरे साथ में क्लब करना चाहे तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह है कि इससे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जैसे हम जिसकी बात कर रहे थे कि यही सब चीजें अगर साउथ इंडिया में होती हैं बिल्कुल, तो वहाँ के लोग बिल्कुल अपनी मूवीज हैं, सीरियल्स हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे भी किस तरह का प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक एनवायरमेंट बन सकता है, एम्प्लॉयर खड़े हो सकते हैं कि हम उस क्षेत्र में लेके जाएं, क्योंकि राजस्थानी ना सीरियल चल पाते हैं, जबकि आप देखिए टीवी पे चलने वाले बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जिसमें वो प्रॉपर्ली राजस्थान की लैंग्वेज को भी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन राजस्थान को बिल्कुल उसके अंदाज को जी रहे हैं वहाँ पे। तो ये वो सब कुछ हो सकता है अगर आप लोग ऐसा कुछ करें। जब हम अपने लोगों को शाबाशी देंगे, जब हम अपने लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि ये इस चीज में ये लोग बन गए, इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ग्लैमर है, फैशन है, जो भी है, तो हम चीजें नहीं कर पाएंगे। देश में महिलाओं को लेकर के क्या मानना है, उनकी सामाजिक स्थिति या फिर कहें कि एक नजरिया जो होता है उसको लेके? महिलाएं पहले से तो बहुत आगे आ गई हैं हर चीज में, और आप देखेंगे कि जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला बन चुकी हैं, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बने हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो चलो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज सबसे बड़े बड़े विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, सब महिलाएं हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट होते हैं देश के, वो एक महिला देख रही है, तो मतलब महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं। मेरा सिर्फ ये सोच है कि अगर हम महिलाओं को घर में अपने एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में सम्मान देना चालू करें, हम ये सोचें कि जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अपनी पत्नी हैं या बेटी हैं,
आप सुने कि वो किसी चीज के बारे में क्या डिसीजन उन्होंने लिया है, तो वो डिसीजन क्यों लिया है। अगर हम जो पुरुष हैं घर के, वो ये सोचना छोड़ दें कि मैं मुखिया हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, अहमियत का मुझे डिसीजन लेना है, अहमियत लें, उनको सुने। और हमेशा मैंने तो ये पाया है कि अगर कोई महिला अपना डिसीजन लेती है किसी परिवार, अपने परिवार को लेके, तो वो हमेशा हर चीज को सोच के लेती है, उसका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस यानी अहमियत दे ही नहीं पाते हैं अपने जीवन में। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो महिला है, इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या ये इतना नहीं समझती। सब समझती हैं। तो अगर हम अपने बेटे को सिखाएंगे कि माँ की इज्जत करो, दादी की इज्जत करो, नानी की इज्जत करो, बहन की रिस्पेक्ट करो, तो वो बाहर की भी महिलाओं की उसी तरीके से रिस्पेक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट अ वुमेन एम्पावरमेंट इज। तो आपका कहना है कि घर से माहौल ठीक होने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी समाज का स्वस्थ निर्माण होगा इस चीज को लेकर। क्योंकि देखिए, दूसरी बातें हैं कि जो निकल करके आते हैं, आर्टिकल्स छपते हैं, हम हालात जो देखते हैं मुल्क के, उसको लेकर के अभी नहीं है कि कोई अचानक ऐसा कोई बाढ़ आ गई हो, रेप केसेज हो या छेड़छाड़ की घटनाएं हो, कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, तो आपको लगता है कि माहौल घर से ठीक करना होगा? माहौल घर से ठीक करना होगा। और हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स की भी बहुत जरूरत है, जो प्योर काउंसलिंग सेंटर्स, जो कि डॉक्टर्स जिसमें होते हैं स्पेशलिस्ट, वो होने चाहिए, ताकि अगर हमारे घर का बच्चा कभी गलत संगत में पड़ भी गया है, क्योंकि जब बच्चे बाहर बड़े होते हैं तो बाहर भी जाते हैं, और बैड कंपनी जो कभी भी उनको मिल जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास में सही निर्देश होने चाहिए। अगर कभी बच्चा चोरी कर लेता है तो क्यों चोरी करी, और उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए अच्छे से उस लेवल पे, तो वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाएगी। हाल ही में कुछ राज्यों में, राजस्थान में हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ कि माइनर रेप विक्टिम है और अगर एक्यूज्ड अगर उसमें प्रूव हो जाता है तो उसे फांसी की सजा होगी। आपको लगता है इससे कुछ हालात बदलेंगे? एक को फांसी की सजा होगी, चलिए ठीक है, उसने बहुत गंभीर अपराध किया है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देंगे ना, फिर हालत नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब गलत काम, किशोर भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको कम से कम ये तो पता है ना कि वो गलत कर रहा है। हमें ऐसा एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा सोसाइटी में, जिससे कि बाकी लोग डरें। महिलाओं की राजस्थान हो चाहे देश हो, बराबरी की स्थिति है, क्योंकि पॉपुलेशन में बराबर हैं, तो हैसियत या उनके स्तर की बात करें तो बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्या आज कमी भी है? बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को, जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं के डिसीजन लेने की पावर नहीं दी जाती है। वो अपना कोई भी डिसीजन लेके ये नहीं बोल सकती है कि मैंने ये सोचा है परिवार के लिए और आपको ये मानना है। अगर वो बोलेंगी तो भी शायद कोई नहीं सुनेगा। उनको लगेगा कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो ये सोचता है कि अगर महिला अगर कोई चीज बता रही है किसी चीज के बारे में, तो ये विद्रोह कर रही है ना, उसको विद्रोह माना जाता है। हम अपनी बेटियों को भी शायद यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ससुराल जाना है तो तुम्हें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अब आदत डाल लेनी चाहिए। तो ऐसा क्यों सुनना पड़ेगा? सुनाने वाली परंपरा ही बंद होनी चाहिए। क्या? चलिए, ये एक तो बात ये है कि महिला अगर कुछ कह रही है उसे सुना जाना चाहिए, हो सकता है उसका डिसीजन अच्छा हो। घर के जो फैसले हैं उनमें उनका दखल होना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस आता है उससे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और क्या किया जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए कि वास्तव में उन्हें महसूस हो सके कि बिल्कुल आधी आबादी और हमें बिल्कुल उसी तरह का दर्जा मिल गया है कि जैसे एक पुरुष करता है। अपने जो जॉब्स हैं, यहाँ पर अगर आप बाहर विदेश में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50% महिलाएं और 50% पुरुष, मतलब दोनों की संख्या बराबर है। अगर वो बाहर काम करते हैं तो बाहर महिलाएं गाड़ियां भी चलाती हैं, बसेस भी चलाती हैं, रेस्टोरेंट में भी रहती हैं, जो हमारे यहाँ पे तो ऐसी चीजें सिर्फ पुरुष ही कर पाते हैं। पॉलिटिकल पावर मिलेगी तो कुछ उससे बिल्कुल पॉलिटिकल पावर में अगर महिलाएं आती हैं, 33% आरक्षण की जो बात है, करप्शन भी शायद कम होगा। पुरुष ज्यादा करप्शन करते हैं। थोड़ी संवेदनाएं ज्यादा होती है महिला के अंदर। पुरुष ज्यादा करप्शन करते हैं, संवेदनाएं थोड़ी कम होती है, तो शायद करप्ट हो जाते हैं। करप्ट नहीं कह सकते हैं, पर जब आदमी संवेदनशील होता है तो वो हर तरीके से चीज को सोचता है। चलिए, डॉक्टर अनुपमा को पसंद क्या है? क्या अपना जो दिनचर्या के अलावा आपकी हॉबीज? डांस करना मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली राजस्थानी फोक डांसेस जैसे चरी, भवई और घूमर वगैरह। उसके अलावा क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, कभी कभी लिखना और पेंटिंग्स बनाना, मतलब क्राफ्ट में इंटरेस्ट है। खाने पीने की शौकीन नहीं है आप?
खाने पीने के मैं कम शौकीन हूँ। घूमना बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हुई है। जीवन में कोई रोल मॉडल आपने तय किया कि हाँ मुझे वैसा बनना है, या उनसे प्रेरणा मिली हो आपको? प्रेरणा देने वाले सच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मदर टेरेसा हो गई हैं, सुष्मिता सेन हो गई हैं, मेरी खुद की माँ है, मेरी बहन है, बड़ी बहन है। सो प्रेरणा तो हर उस व्यक्ति से मिल जाती है जो सच में जीवन में अपने लेवल पे सक्सेसफुल है। प्रेरणा देने वालों की कमी नहीं होती है, बस हमें रिसीव करना आना चाहिए उन चीजों को। गाने वगैरह का कोई शौक नहीं है आपको? गाने सुनने का बहुत शौक है। गाने का नहीं है? गाने का नहीं है। चलिए डॉक्टर अनुपमा, आपने काफी चीजें शेयर किए हैं और हम आपको एक बार फिर जन टीवी के दर्शकों और जन टीवी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी अगर आपका ये प्रेजेंट जो होगा उसको आप राजस्थान को लीड करेंगे और आप उसको फतह करके लौटें, तो एक बार फिर हम आपका इंतजार करेंगे हमारे स्टूडियो में। और अगेन आपको विश ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।